लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सीडेटिव और हिप्नोटिक्स, उसका बेसिक इंट्रो। अब उसी को आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि बेसिकली इसके अंदर जो बहुत कॉमनली यूज ड्रग्स होती हैं वो होती हैं बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन, जिसमें से बारबिचुरेट्स इतनी ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होती है क्योंकि उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो होता है, और बेंजोडाइज़ेपिन्स ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं। सही, इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। अब आगे देखते हैं बेंजोडाइज़ेपिन को। सबसे पहले तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कौन से होते हैं। सबसे पहले सीडेटिव के तौर पे यूज़ होगी, यानी ये पर्सन को काम करने के लिए यूज़ होती है। हिप्नोटिक के तौर पे यूज़ होगी, यानी ये स्लीप इंड्यूस करवाएगी। एंजाइटिक के तौर पे यूज़ होगी, यानी एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीफ करवाएगी। एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे एक्ट करेगी, यानी एपिलेप्सी एक डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो उसके अंदर ये यूज़ होती है। एंटी कन्वल्सेंट का मतलब है कि जो मसल्स होते हैं उनकी इनवॉलंटरी मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये पर्सन को अगर काम डाउन कर रही है तो ये मसल्स को भी काम करेगी, तो एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे यूज़ होगी। प्री एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होगी, यानी एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसे, क्योंकि हमने पढ़ा था हम जैसे जैसे इसकी डोज को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे पहले सीडेटिव इफेक्ट आएगा, फिर हिप्नोटिक इफेक्ट आएगा, फिर एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद एमनीजिया के लिए यूज़ होगा। एमनीजिया का मतलब होता है टेम्प्रेरी लॉस ऑफ मेमोरी। जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं तो उसका टेम्प्रेरी मेमोरी लॉस करवाया जाता है, यानी एमनेसिस करवाया जाता है, तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस हैं, यानी कौन कौन से डिसऑर्डर्स में, कौन कौन सी डिजीज़ में यूज़ होता है। तो एंजाइटी के लिए यूज़ होता है क्योंकि एंजाइटिक है। स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है क्योंकि इंसोम्निया को क्योर करने के लिए एमनेसिस में यूज़ होता है। मेजरली मिडाजोलैम है जो यूज़ होगी। तो एमनेसिस यानी एमनीजिया जो अभी हमने पढ़ा था उसके लिए यूज़ होगा। सीजर्स के लिए यूज़ होता है, वही एपिलेप्सी जो अभी हमने देखा था, और मस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होगा। फिर इसकी फार्माकोकिनेटिक्स है, ये जो होती है बहुत वेल एब्जॉर्ब्ड होती है। इसमें कुछ रैपिड ऑब्जॉर्प्शन वाली ड्रग्स हैं, ट्रायाजोलैम, एल्प्राजोलैम, डायजेपैम और क्लोराजिपेट, और कुछ स्लो एब्जॉर्प्शन वाली हैं, लोराजिपैम, ऑक्साजिपैम और ट्रीमाजिपैम। फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोराजिपेट इज़ प्रोडक्ट कन्वर्टेड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस इन स्टमक टू फॉर्म नोडियाजिपैम। ये सारी ड्रग्स के नेम याद करने होंगे। और कुछ ड्रग्स हैं जो हम पेरेंटली दे सकते हैं, यानी इंट्रावेनसली, और इंट्रामस्कुलर हम इनको इंजेक्ट कर सकते हैं। लिपिड सॉल्यूबल होती हैं, इसलिए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन आगे से सीएनएस के स्केलेटल मसल्स एडिपोज टिश्यूज़ में हो जाती है, यानी फैट टिश्यूज़ में। प्लेसेंटल बैरियर को ये आराम से क्रॉस कर सकती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं मिल्की फॉर्म में। प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाउंड हो सकती हैं और मेटाबोलाइज होती हैं लिवर में। ये इसकी कुछ फार्माकोकिनेटिक्स हैं। अच्छा, अब इसकी इंडिविजुअल एजेंट्स को देख लेते हैं। कुछ खास जो एजेंट्स हैं उनका क्या क्या रोल है। सबसे पहले डायजेपैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंट। ये क्या करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट होते हैं, यानी कन्वर्जन्स को ये कंट्रोल करेगा। कन्वर्जन अभी हमने देखा था क्या होता था कि इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट होती थी, उसको कंट्रोल करेगा। नॉट फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के लिए लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि आगे से जाके ये सीडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है और इसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, यानी आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग चाहिए होती है, तो इसकी डोज पे बढ़ाने से और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो अभी हम फर्दर देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं। सेकेंड ड्रग है फ्लोराजिपैम। ये क्या होता है, प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबॉलिटीज़ हैविंग लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ, हेंस कम्युलेटिव इफेक्ट कैन बी सीन। डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स होते हैं। कम्युलेटिव इफ़ेक्ट कौन सा होता है कि जिसमें आपने एक ड्रग ली और उसके बाद आपने दोबारा ली तो उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फ्लोराजिपैम ये करती है। एल्प्राजोलैम है, ये शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है। ऊपर हमने क्लासिफिकेशन देखी थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ये शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन होती है, एंटी एंजाइटी होती है, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ये। फिर मिडाजोलैम है, ये भी शॉर्ट एक्टिंग होती है, ये एमनेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी टेम्प्रेरी मेमोरी लॉस करवाती है। आईवी एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ हो सकती है ये माइनर सर्जरीज में। फिर लोराजिपैम है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये भी सेम वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट, सीडेटिव और एमनेसिक इफेक्ट, सबके तकरीबन वही इफेक्ट है। अच्छा, अब जो मेजर इसमें याद रखने वाली चीज़ है, कभी भी हम सीएनएस की ड्रग्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देखते हैं और ना ही हम फ़ौरन उसकी डिसकंटिन्यूशन करते हैं। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि अगर हम उसकी ज़्यादा क्वांटिटी देंगे, हाई डोजेस देंगे, तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल डिपेंडेंस कैन अकर इफ़ हाई डोजेज आर गिवन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। अब सपोज़ अगर एक पेशेंट है जो बहुत टाइम से सीडेटिव और हिप्नोटिक्स यूज़ करे, तो उसकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी और अब वो बिल्कुल उसकी बॉडी उस पर रिलाई करेगी, डिपेंड कर रही होगी, और टॉलरेंस भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से और फर्दर हाई डोजेस देने की ज़रूरत होती है।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम फ़ौरन से डिसकंटिन्यू कर देंगे तो उसकी वजह से कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आएगी और टेंशन, ये सारे इसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं। इसीलिए इसको हम फ़ौरन से ख़त्म नहीं करते हैं बल्कि टेपरिंग करते हैं, डोज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते हैं और इस तरह से फिर इसको पूरा ख़त्म करते हैं। अच्छा, कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्राउजीनेस होती है, स्लीपीनेस होती है, डिजीनेस होती है, एमनीसिया यानी आपकी मेमोरी के अंदर भी प्रॉब्लम कॉज हो सकता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है, मसल की डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी अगर हो पेशेंट को, या तो फिर न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हो तो फिर वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। नैरो एंगल ग्लूकोमा प्रेगनेंसी के अंदर और रेस्पिरेटरी डिजीज़ हों तो वहाँ पर हम इन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने से पहले कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे होते हैं। अच्छा, बेंजोडाइज़ेपिन के एंटेगनिस्ट कौन से होते हैं? एंटेगनिस्ट यानी उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, यानी अगर किसी ने बहुत हाई डोज ले ली बेंजोडाइज़ेपिन की पेशेंट ने, तो उसको फिर हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट कम हो सकता है। तो फ्लूमाजेनिल जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन का एंटेगनिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। तो सिलेक्टिव एंटेगनिस्ट होता है बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर का, बेंजोडाइज़ेपिन 1 का, और ब्लॉक करता है बेंजोडाइज़ेपिन के एक्शन को।